जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। इस वीडियो में हम 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो हमारी पहली न्यूज़ है 50 ईयर ओल्ड ट्री टू रिसीव हेरिटेज स्टेटस। तो देखिए, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा एक अभियान स्टार्ट किया गया है और उसके तहत जो पेड़ 50 साल या उससे पुराने हैं उनको एक हेरिटेज स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके लिए एक स्पेशल सर्वे कंडक्ट किया जाएगा और उस स्पेशल सर्वे के तहत जो 50 ईयर्स से पुराने पेड़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और इसके लिए एक कमेटी भी फॉर्म की जाएगी जो उन पेड़ों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। और सभी पेड़ों पे जो 50 ईयर से पुराने होंगे उनके ऊपर एक टाइप का क्यूआर कोड लगाया जाएगा और उस क्यूआर कोड से आप इजीली पता कर सकते हैं कि वो पेड़ कितना पुराना है या उस पेड़ के बारे में जो सारी डिटेल्स हैं वो उस क्यूआर कोड से मिल जाएगी। इसके अलावा पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा कुछ और इनिशिएटिव्स लाए गए हैं, जैसे 4 हेरिटेज गेट, यानी पटना के आसपास जो है 4 जो है हेरिटेज गेट्स लगाए जाएंगे जिससे जो पटना का हेरिटेज है वो और इंक्रीज़ हो सके और बढ़ सके। और पटना में कुछ सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे, लगभग 75 सेल्फी पॉइंट्स जो है वो बनाए जाएंगे पटना में। नेक्स्ट न्यूज़ है कि पटना को 5वीं वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। जो पटना की पहली वंदे भारत ट्रेन है वो पटना से रांची के बीच में चलती है, दूसरी पटना से कोलकाता के बीच में, तीसरी जो है वो पटना से नई जलपाईगुड़ी के बीच में चलती है और चौथी पटना से लखनऊ जाती है। और ये 5वीं ट्रेन मिलने वाली है और ये चलेगी पटना से टाटा नगर के बीच में। और अगर इसको अप्रूवल मिल जाता है तो ये 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होगी पटना की। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स फ्रॉम पटना। देखिए, एक नया टर्मिनल सेटअप किया जा रहा है पटना एयरपोर्ट पे और अब जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है सर्विसेज वो स्टार्ट हो जाएगा पटना से। तो पटना से आप डायरेक्ट नेपाल जा सकते हैं, जापान, वियतनाम, म्यांमार या थाईलैंड जो है वो जा सकते हैं। और इन कंट्रीज़ को मेनली इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि ज़्यादातर जो बुद्धिस्ट टूरिस्ट हैं वो बोधगया विजिट करते हैं इन कंट्रीज़ से, तो इसीलिए जो है मेनली इन कंट्रीज़ को टारगेट किया गया है। बात करें अगर पटना में फ़्लाइट के हिस्ट्री की, तो दिसंबर 24, 1999 को क्या हुआ था कि दिल्ली काठमांडू फ़्लाइट को हाईजैक कर लिया गया था और उसके बाद से जो सर्विस है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की वो पटना में बंद कर दी गई थी। तो लगभग 24 साल से ये सर्विस जो है वो पटना में बंद थी, लेकिन अब जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट होंगी। तो पटना अब तक के लिए केवल नाम का ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट पे एक नया टर्मिनल बिल्डिंग का जो है निर्माण किया जा रहा है जहाँ से इमिग्रेशन वगैरह का जो काम है वो किया जाएगा। और इस बिल्डिंग में 2 फ्लोर्स होंगे और जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे रूम्स होंगे और जो स्टाफ्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे रूम्स अलॉट होंगे। और नया टर्मिनल बनाने का एम ये है कि जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनके लिए जो फैसिलिटीज़ हैं उसको और इम्प्रूव किया सके। इसके अलावा 6 नए पार्किंग बेस बनाए जाएंगे और 5 एरो ब्रिजेस का निर्माण जो है किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि बिहार सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया है और 3 ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो सब इंस्पेक्टर बनाए गए हैं। तो बिहार जल्दी ही 3 ट्रांसजेंडर्स को सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे अपॉइंट करने वाला है और ऐसा करने वाला पूरे इंडिया में पहला स्टेट हो जाता है बिहार। इसके पहले केरला ने पुलिस कांस्टेबल के पद पे अपॉइंट किया था ट्रांसजेंडर को, लेकिन अभी तक किसी भी स्टेट के द्वारा सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे किसी भी ट्रांसजेंडर को अपॉइंट नहीं किया गया है। ऐसा करने वाला पहला जो है वो बिहार स्टेट है। तो मानवी मधु कश्यप ये वन ऑफ द 3 ट्रांसजेंडर्स पीपल हैं जिनके द्वारा ये एग्ज़ाम क्रैक किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिहार के ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी के बारे में। तो रिसेंटली अभी आपने देखा होगा कि 20 दिन के अंदर अंदर पुल गिरने के 12 इंसिडेंट बिहार में देखे गए हैं। तो इसी को देखते हुए जो बिहार की सरकार है वो ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लेके आई है और पूरी कंट्री में बिहार पहला ऐसा स्टेट बनता है जो ब्रिज के लिए कोई पॉलिसी लेके आया है। अभी तक किसी भी स्टेट के द्वारा ब्रिज को लेकर के कोई भी पॉलिसी नहीं लाई गई थी, लेकिन 20 दिन में जो है लगभग 1 दर्जन पुल जो है गिर गए, उसकी वजह से ये पॉलिसी ले आई गई है। और इस पॉलिसी का मेन एम ये है कि बिहार में जो भी ब्रिजेज़ हैं उनकी कंडीशन को मॉनिटर किया सके और इसके तहत हर ब्रिज का अपना एक हेल्थ कार्ड होगा। ठीक है, जैसे हम लोग का हेल्थ कार्ड होता है तो वैसे ही ब्रिज का भी हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा और जो ब्रिज का मेंटेनेंस है उसी हेल्थ कार्ड को देखते हुए किया जाएगा। और साथ ही साथ हेल्थ कार्ड के हेल्प से ट्रैफिक रेगुलेशन का भी काम किया जाएगा ब्रिजेस पे। नेक्स्ट न्यूज़ है एक्सटेंशन ऑफ स्मार्ट सिटीज़ मिशन के बारे में। देखिए, जो स्मार्ट सिटी मिशन था उसको बढ़ा दिया गया है यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा और एक्सटेंड करके 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। और जो ये स्मार्ट सिटी मिशन है इसको लॉन्च किया गया था जून 2015 में और इसके तहत लगभग 100 सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया था कि उनको स्मार्ट सिटीज़ में डेवलप किया जाएगा। तो स्मार्ट सिटी मिशन को एक्सटेंड करने का जो मेन एम है वो ये है ताकि जो इसके आसपास की सिटीज़ हैं उसको भी फ़ायदा हो, उसको भी बेनिफिट हो। और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लगभग गवर्नमेंट के द्वारा 48,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। तो जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसको 31 मार्च 2025 तक जो है इंक्रीज़ कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको लेकर के एक रैंकिंग जारी की गई है और ये रैंकिंग जारी की गई है इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा।
और इसके तहत कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी गई हैं, जिसमें पहले स्थान पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, दूसरे पे है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तीसरे पे है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, चौथे पे है जामिया मिलिया इस्लामिया और पाँचवें पे है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, छठे पे है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है, सातवें पे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है समस्तीपुर में, आठवें पे है पुदुचेरी यूनिवर्सिटी, नौवें पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और 10वें पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं और रैंक जारी किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि एक एनुअल सर्वे कंडक्ट किया गया है यूनिक कॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस को लेकर के। 2022 से लेकर 2023 तक का ये सर्वे है और ये सर्वे रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। और ये सर्वे जो है वो इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में हमको जानकारी देता है। तो इस सर्वे के तहत कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है यूपी का, वेस्ट बंगाल का और महाराष्ट्र का। तो बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में इन स्टेट्स ने टॉप किया है। पहले पे यूपी है, दूसरे पे वेस्ट बंगाल है और तीसरे पे महाराष्ट्र है। वहीं कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके इनफॉर्मल सेक्टर्स में डिक्रीज़ देखने को मिला है, जैसे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। ठीक है, इन स्टेट्स में डिक्रीज़ हुआ है इनके इनफॉर्मल सेक्टरों में। बात करें स्टेट वाइज स्टैटिक्स की, तो पिछले साल यूपी में 12.99% नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस का कंट्रीब्यूशन रहा था इनफॉर्मल सेक्टर में, और जो कि बढ़ के हो गया है 13.83%। वहीं जो वेस्ट बंगाल है उसमें गिरावट देखने को मिली है, 12.31% से गिर के हो गया है 12.04%। और महाराष्ट्र में भी इंक्रीज़ हुआ है, 8.81% से हुआ है 9.37%। तो देखिए इनफॉर्मल सेक्टर्स में क्या आता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट हो गया या जो लोकल छोटी मोटी दुकानें होती हैं, ये सभी इनफॉर्मल सेक्टर्स में आती हैं। इसके अलावा जैसे जो गार्बेज कलेक्ट करने वाले होते हैं, गार्बेज जो कलेक्टर्स होते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये सब जो हैं इनफॉर्मल सेक्टर के पार्ट हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें जो वर्कर्स के नंबर्स हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, तो यूपी और वेस्ट बंगाल में हमको फ्लक्चुएशन देखने को मिले हैं। वहीं महाराष्ट्र के वर्कफोर्स में हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, लेकिन यूपी और वेस्ट बंगाल के वर्कफोर्स में फ्लक्चुएशन देखने को मिले हैं। वहीं कोविड-19 के बाद वर्कर्स के नंबर में हमें स्टेट्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। तो बिहार का जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो 2021-22 में 5.25% था और वहीं 2022-23 के डाटा में ये बढ़ के हो गया है 5.69%। और इनफॉर्मल सेक्टर का सबसे लोवेस्ट शेयर रहा है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में। लेकिन दिल्ली में 2021-22 के मुकाबले में देखेंगे तो 0.6% था और थोड़ा सा बढ़ा है, 1.43% हो गया है। लोवेस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद दिल्ली में है। बात करें क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इनफॉर्मल सेक्टर की, तो देखिए इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो लेबर फोर्स को एब्जॉर्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर जब इकोनॉमिक शटडाउन्स होते हैं उस टाइम। और लगभग इनफॉर्मल सेक्टर में 10.96 करोड़ वर्कर जो है वो शामिल हैं, यानी जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उसमें लगभग 10.96 करोड़ वर्कर्स शामिल हैं। वहीं अगर हम बात करें टोटल जो अर्बन और रूरल वर्कफोर्स है, टोटल अर्बन वर्कर्स हैं 5.72 करोड़, टोटल जो रूरल वर्कर्स हैं वो 5.24 करोड़ हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो परशुराम कुंड है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, लोहित रिवर के किनारे ये है, तो यहाँ पे जो है परशुराम जी की स्टैचू जो है वो लगाई जाएगी। तो एक 51 फुट टॉल स्टैचू जो है वो परशुराम जी की यहाँ पे इंस्टॉल की जाएगी और इनको माना जाता है कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो जो परशुराम कुंड है वो अरुणाचल प्रदेश में है, लोहित रिवर के किनारे, और इसको प्रसाद स्कीम के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा फंड किया जा रहा है और इसके लिए 37.87 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए गए हैं। अगली न्यूज़ है कि हार्दिक पांड्या बन चुके हैं नंबर 1 ऑलराउंडर इन T20। तो T20 के टॉप ऑलराउंडर्स में नंबर 1 पे हार्दिक पांड्या भी हैं और इनके साथ श्रीलंका के वानिंदु हरसंगा भी हैं। ठीक है, तो 2 प्लेयर्स हैं जो कि T20 के लिस्ट में ऑलराउंडर में नंबर 1 पे हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि हमको 2% ड्रॉप देखने को मिला है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में। तो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट ये होता है कि 1000 बच्चों में से 28 दिन तक कितने बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं। तो जैसे अभी जो इंडिया का रेट है वो है 20 पर 1000, यानी 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें से 28 दिन के अंदर 20 बच्चे मरते हैं। और इसमें जो है 2% का ड्रॉप देखने को मिला है। पहले ये संख्या 22 थी, अब ये घट के 20 हो गई है। बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, तो 1000 बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसमें से कितने बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें भी डिक्रीज़ देखने को मिला है, 1000 पे 30 था जो कि घट के 1000 पे 28 हो गया है। इसके अलावा एक और डाटा रिलीज़ किया गया है जिसमें मई 2024-25 तक बताया गया है कि लगभग 5568 बच्चे जो हैं वो एडमिट हुए थे स्टेट के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर सेंटर्स में, और जो यहाँ की बेड ऑक्यूपेंसी थी वो लगभग 84% के आसपास थी। और जो छोटे बच्चों के केसेस होते हैं जिसमें डॉक्टर उनको किसी और हॉस्पिटल में रिफ़र कर देता है, तो उसमें जो है गिरावट देखने को मिली है लगभग 10% से।
तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेट का स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। अगली न्यूज़ है लैंसेट स्टडी के बारे में। तो देखिए जो लैंसेट स्टडी है वो एक टाइप का वीकली मेडिकल जर्नल है और ये जो है सबसे पुराना जर्नल है एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इम्पैक्ट एकेडमिक जर्नल्स। और 1823 से लेके अभी तक ये लगातार रिलीज़ किया जा रहा है और इसको फाउंड किया गया था इंग्लैंड में 1823 से। तो तब से लेके अब तक जो है ये अपना डाटा रिलीज़ करता है और ये एक वीकली मेडिकल जर्नल है। तो इस जर्नल में कहा गया है कि लगभग 33,000 पीपल जो हैं वो मर जाते हैं PM 2.5 की वजह से। ठीक है, तो केवल इंडिया के 10 सिटीज़ में 33,000 लोग जो हैं PM 2.5 लेवल के पोल्यूशन से मर जाते हैं और जो टोटल एक साल में इंडिया में डेथ होती है ये उसका 7.2% है। और जो इसमें सिटीज़ शामिल हैं इसमें नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता और शिमला है। जो हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट है वो नई दिल्ली की है। 11.5% डेथ जो है वो PM 2.5 की वजह से होती है दिल्ली में और सबसे कम डेथ होती है शिमला में। यहाँ की जो रेट है वो 3.7% है। और इन 10 सिटीज़ में जो WHO की लिमिट है यानी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट है 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वो इन सभी सिटीज़ में ज़्यादा है उस लिमिट से। और इस स्टडी में ये भी कहा गया है कि हर 10 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर जब इंक्रीज़ होता है PM 2.5 में तो जो मोर्टेलिटी रेट है वो 1.42% से इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये स्टडी जो पब्लिश की गई वो 2008 से 19 तक के डाटा को लेकर के और लगभग 3.6 मिलियन डेथ को लेकर के पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है गोल्डन पीकॉक अवार्ड के बारे में। तो देखिए ये अवार्ड जो है वो मिला है L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड को और ये अवार्ड दिया गया है रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में एक्सीलेंस को लेकर के। यानी जो ये कंपनी है वो अपने यात्रियों की सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, उनके हेल्थ के ऊपर फोकस करती है और जो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन रखती है। L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड जो है वो एक सब्सिडरी टाइप की कंपनी है जो कि L&T के अंदर आती है, यानी लेज़र एंड टर्बो के अंदर ये आती है। और ये कंपनी काम करती है डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र बेसिस पे। अगली न्यूज़ है फ्रीडम 125 के बारे में। तो देखिए बजाज ऑटो ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला CNG मोटरसाइकिल और उसको नाम दिया है फ्रीडम 125। और ये बाइक जो है वो बनाई गई है MD राजीव बजाज के द्वारा और ये कहा जा रहा है कि लगभग 50% फ्यूल कॉस्ट का रिडक्शन करेगी ये। तो इस बाइक का नाम है फ्रीडम 125 और बजाज के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, पहली CNG बाइक। अगली न्यूज़ है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने रशिया और ऑस्ट्रिया विज़िट किया है। तो देखिए 8 से 9 जुलाई के बीच में प्रधानमंत्री ने रशिया विज़िट किया और यहाँ पे इनके द्वारा एक इवेंट अटेंड किया गया 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट। और मेनली यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ वो बायलैटरल रिलेशंस को लेकर के हुआ। इसके अलावा जो ग्लोबल इशूज़ हैं उनके ऊपर डिस्कशंस किए गए और ये मोदी और पुतिन की पहली मीटिंग थी यूक्रेन वॉर के बाद, यानी फरवरी 2023 के बाद जो है ये मोदी और पुतिन की पहली मीटिंग थी। बात करें अगर ऑस्ट्रिया विज़िट की तो 9 से 10 जुलाई के बीच में प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया विज़िट किया और इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि 41 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्ट्रिया विज़िट किया है। और ऑस्ट्रिया जाने का रीज़न ये था कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर वैन डर बेलन, इनके द्वारा जो है बायलैटरल टॉक करने के लिए आमंत्रण दिया गया था, इन्विटेशन दिया गया था। और यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रिया दोनों के कुछ जो बिजनेस लीडर्स हैं वो भी शामिल थे इस मीटिंग में। नेक्स्ट न्यूज़ है अमोबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस के बारे में। तो देखिए केरला की सरकार के द्वारा एक हाई लेवल मीटिंग फ्राइडे को ऑर्गेनाइज़ किया गया ताकि इस डिजीज़ के अगेंस्ट कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकें। और ये एक टाइप का फैटल ब्रेन इन्फेक्शन डिजीज़ है जो कि ब्रेन को अफेक्ट करता है और इस इन्फेक्शन को कॉज करता है अमीबा नाइजीरिया फ्लोरी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, अमीबा नाइजीरिया फ्लोरी जो है वो इस डिजीज़ को, इस इन्फेक्शन को कॉज करता है। और ये अमीबा जो है वो ज़्यादातर जो स्टैग्नेंट वाटर होता है उसमें पाया जाता है, यानी जो पानी स्थिर होता है, बहता नहीं है, उस पानी में पाया जाता है। और ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं जो अमीबा फैमिली से बिलोंग करते हैं ये छोटे छोटे पोर्स के थ्रू भी ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी अगर नॉर्मल आदमी सांस भी लेगा तो उस सांस के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू भी ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। और बॉडी में एंटर करने के बाद ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं ब्रेन को और इसी की वजह से इंसेफ्लाइटिस होता है। और ये मेनली उस पार्ट को इफेक्ट करता है जो ब्रेन का पार्ट इमोशन को कंट्रोल करता है, बिहेवियर को कंट्रोल करता है या मेमोरी को कंट्रोल करता है। तो डायरेक्ट जो है ये उस पार्ट को इफेक्ट करता है। और ये डिज़ीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती है, यानी कि ये डिज़ीज़ जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है जैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है क्योंकि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन ये जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। और इसका जो सिम्टम है वो 9 दिन बाद देखने को मिलता है, जिसमें बहुत तेज़ सर दर्द होता है, फीवर होता है, नौसिया, वॉमिटिंग और नेक स्टिफनेस हो जाता है। तो ये उसके कुछ सिम्टम्स हैं और ज़्यादा क्रिटिकल स्टेजेस में मेमोरी लॉस तक हो सकता है।
अगली न्यूज़ है गैलेंट्री अवार्ड के बारे में। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 80 गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं, जिसके तहत 6 कीर्ति चक्र दिए जाएंगे और 16 शौर्य चक्र दिए जाएंगे जो इंडिया की आर्म्ड फोर्सेज हैं। देखिए, जो अशोक चक्र है वो हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है और जो कीर्ति चक्र है वो सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। वहीं जो शौर्य चक्र है वो थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। जो अशोक चक्र है ये दिया जाता है फॉर वेलर, करेज एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, यानी बैटल फील्ड पे जब कोई जवान शहीद हो जाता है तो उसको अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। और जो अशोक चक्र है वो परमवीर चक्र के बराबर है जो कि वॉर टाइम में दिया जाता है। वहीं जो कीर्ति चक्र है वो सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है और ये दिया जाता है उन लोगों को, अगर मान लीजिए जो एनिमी दुश्मन है उससे अगर सामना हो जाता है लैंड पे, सी पे या एयर में, ठीक है, तो उसके लिए दिया जाता है कीर्ति चक्र, यानी इसमें जो जवान है वो अपनी जान को खतरे में डाल रहा है। वहीं शौर्य चक्र जो है वो ब्रेवरी के लिए प्रदान किया जाता है, यानी जो सोल्जर की लाइफ है उसके जीवन को कोई खतरा नहीं था लेकिन उसने कोई ब्रेवरी वाला काम किया तो शौर्य चक्र दिया जाता है। अगली न्यूज़ है श्रीलंका के वाटर सिक्योरिटी को इन्हांस करने के बारे में। देखिए, श्रीलंका की कैबिनेट ने इम्प्रूव किया है कि लगभग 934 रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स जो है वो बनाए जाएंगे जाफना डिस्ट्रिक्ट में, और ये बनाने का काम करेगी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ के जो मिनिस्टर हैं विजयदासा राजपक्षे, इन्होंने प्रेजेंट किया ये प्रपोजल क्योंकि जाफना डिस्ट्रिक्ट वाले एरिया में पानी की जो है बहुत स्कैसिटी है। और इसके पहले एक MOU साइन हुआ था, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था जनवरी 2017 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जिसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि लगभग 3000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक जो हैं वो लगाए जाएंगे जाफना में, ताकि वहाँ पे जो साफ़ पानी की कमी है उसको इम्प्रूव किया जा सके और लोगों को साफ़ पानी अवेलेबल करवाया जा सके। और 1 अक्टूबर 2022 तक यहाँ पर 831 PVC रेन वाटर टैंक इंस्टॉल किए जा चुके हैं। तो ये जो है वो पहला पार्ट था। अब दूसरे पार्ट के तहत 934 टैंक्स जो हैं वो और लगाए जाएंगे इस एरिया में। बात करें अगर जाफना की, तो जाफना ऐसा एरिया है जहाँ पे जो पानी की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, बिल्कुल पीने लायक पानी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी जो पेरेनियल रिवर है वो यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है और जो यहाँ का ग्राउंड वाटर है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। और इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो लगभग 300 मिलियन श्रीलंकन रुपीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया और जामिया के मिनरल एक्सप्लोरेशन पैक्ट के बारे में। तो देखिए, इंडिया और जामिया मिल के जो है कुछ क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो निकालेंगे, जैसे लिथियम, कोबाल्ट और कॉपर। और इस इनिशिएटिव का मेन एम ये है कि जो इंडिया की सप्लाई चेन है उसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया जा सके, ताकि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक बूस्ट मिले। और इसमें ज़ाम्बिया को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इंडिया का जूलॉजिकल सर्वे, और जो हमारा जूलॉजिकल सर्वे है वो ज़ाम्बिया की हेल्प करेगा, यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देने में हेल्प करेगा और साथ ही साथ जो यहाँ का एरिया है उसका एक टाइप का जोग्राफिकल मैपिंग करने में भी हेल्प करेगा। और ये सारी चीज़ें इंडिया कर रहा है ज़ाम्बियन सरकार के रिक्वेस्ट पे। अगली न्यूज़ है जोरावर टैंक के बारे में। तो रिसेंटली इंडिया ने एक प्रोटोटाइप जारी किया है जोरावर लाइट टैंक को लेकर के, और इस प्रोटोटाइप को डेवलप किया गया है DRDO और LNT के द्वारा, यानी जो लेज़र एंड टर्बो कंपनी है उसके द्वारा। तो जोरावर टैंक को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये टैंक लाइट होने के साथ साथ, हल्का होने के साथ साथ जो है पावरफुल ज़्यादा होगा। इसके अलावा ये अच्छा सर्विलेंस प्रोवाइड करेगा और जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ करेगा। और ये लगभग 1000 हॉर्स पावर का है और इसका जो वेट है वो लगभग 25 टन का है। इसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की है और इसमें 3 पर्सन जो है वो बैठ सकते हैं। और जो इसकी ऑफ रोड स्पीड है वो 35 से 40 किलोमीटर पर आवर की है। इस टैंक का नाम जो जोरावर रखा गया है वो 19वीं सेंचुरी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है हाई जंप में, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है यूक्रेन के यारसलावा माउचिक ने, और इनके द्वारा 2.10 मीटर का हाई जंप जो है वो किया गया। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पेरिस के डायमंड लीग मीट में बनाया गया है। इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो 2.09 का था, यहाँ पे 10 हो गया है, 0.09 होगा, ठीक है, 09। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था वो 2.09 का था और अब जो है 2.10 का है। नेक्स्ट न्यूज़ है भोपाल के 3D मेटल पार्ट्स के बारे में। तो देखिए, इंडिया को अब अमेरिका और फ्रांस पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा 3D मेटल पार्ट्स के लिए। तो इंडिया का पहला जो 3D मेटल पार्ट है स्पेस और डिफेंस के लिए, इसको भोपाल में डेवलप किया गया है। कहाँ डेवलप किया गया है? तो राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी में। और ये किया गया है मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत, ताकि जो हम फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट रहते हैं उस डिपेंडेंस को हम कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें। और भोपाल में जो ये नई फैसिलिटी बनाई गई है, इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि यहाँ पे जो चीज़ें डिज़ाइन की जाएंगे, जो मेटल पार्ट्स डिज़ाइन किए जाएंगे, वो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को भी सह सकते हैं। और इन पार्ट्स को यूज़ किया जाएगा स्पेस मिशन में, डिफेंस इक्विपमेंट में और मेडिकल डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगली न्यूज़ है इंडिया रशिया रिलेशनशिप के बारे में।
देखिए, जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का रिक्वेस्ट, ताकि जो जो इंडियन सोल्जर्स सर्व कर रहे थे यूक्रेन वॉर फ्रंट में, उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। प्रेसिडेंट पुतिन के द्वारा जो है रिलीज़ करने के जो इंस्ट्रक्शंस हैं सोल्जर्स को, वो दे दिए गए हैं और लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर इन सोल्जर्स को रिलीज़ कर दिया जाएगा। बात करें इंडिया के ट्रेड टारगेट की, तो इंडिया और रशिया का एम ये है कि जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और रशिया के बीच में, उसको 2030 तक $100 बिलियन का कर दिया जाए। और अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग ये जो ट्रेड है वो $65 बिलियन पे है। और रशिया और इंडिया जो है वो अपने अपने नेशनल करेंसीज़ का यूज़ करेंगी, यानी डॉलर का यूज़ नहीं करेंगी, बल्कि जो अपनी करेंसी है उसका ही यूज़ करेंगी ट्रेड करने के लिए, कि अगर कभी वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा कोई सैंक्शन लगाए जाएँ तो रुपीज़ में जो ये ट्रेड चल रहा है, यानी जो अपने अपने करेंसी में ट्रेड है, वो दोनों कंट्रीज़ आराम से कर सकें। ये डिसीजन लिया गया 22 इंडिया रशिया एनुअल समिट के दौरान। अगली न्यूज़ है कि महाराष्ट्र को डिक्लेयर किया गया है एग्रीकल्चर में बेस्ट स्टेट। पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट स्टेट जो है एग्रीकल्चर में, वो है महाराष्ट्र। 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी के द्वारा जो है महाराष्ट्र को ये अवार्ड दिया गया है और महाराष्ट्र को ये अवार्ड उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ के लिए प्रोवाइड किया गया है। अगली न्यूज़ है कि कोलंबो सिटी कॉन्क्लेव का बांग्लादेश जो है वो 5वां मेंबर बन चुका है और ये 8वीं मीटिंग थी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की, और ये मीटिंग कंडक्ट की गई है मॉरिशस में। तो बांग्लादेश के पहले इस ग्रुप में इंडिया था, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव्स थे, और 5वीं कंट्री बन गया है बांग्लादेश। और स्टार्टिंग में इसमें इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स थे, केवल 3 कंट्री शामिल थी। मॉरिशस ने बाद में ज्वाइन किया और 5th नंबर पे ज्वाइन किया बांग्लादेश ने, और मॉरिशस ने ज्वाइन किया जब इसकी 5वीं मीटिंग हुई थी 2022 में तब, और अब ज्वाइन किया है बांग्लादेश ने। और इस कॉन्क्लेव का मेन फोकस ये है कि जो रीजनल सिक्योरिटीज़ हैं उसको बढ़ाया जाए, जो मैरीटाइम सिक्योरिटीज़ है उसको इंक्रीज़ किया जाए, और जो टेररिज्म है उससे लड़ा जाए। अब हम कुछ शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे। तो देखिए, जो जज थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के शील नागू, इनको अपॉइंट किया गया है एज चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो पंजाब हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं शील नागू। और रिसेंटली अभी रमेश चंद्र मिश्रा जी का निधन हो गया, और ये चेयरमैन थे विद्या विहार ग्रुप के। इसके अलावा 2009 में इनके द्वारा विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूर्णिया में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि दिव्या गौतम जो हैं वो पहली ऐसी नेवल वुमेन ऑफिसर हैं जिन्होंने माउंट किलिमंजारो को क्लाइम किया है। नेक्स्ट है कि जो 46 सेशन होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, उसको होस्ट करेगा इंडिया, और ये 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। अगली न्यूज़ है कि अंकित राय जो बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने 9वां स्थान हासिल किया है अंडर 8 एज कैटेगरी वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप में, जो कि बातूमी जॉर्जिया में कंडक्ट किया गया। अगली न्यूज़ है कि जो बजट है 2024-25 का, वो रिलीज़ किया जाएगा 23 तारीख को, और इसके पहले एक पार्लियामेंट सेशन कंडक्ट होगा जिसमें जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, तो बजट रिलीज़ होने के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया जाता है। तो 22 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे आएगा और 23 जुलाई को आएगा बजट। नेक्स्ट न्यूज़ है कि लेफ्टिनेंट जनरल जेनी कागनन अपॉइंट की गई हैं कनाडा की पहली फीमेल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, ये कनाडा की पहली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, और इन्होंने रिप्लेस किया है जनरल वायने आयरी को। नेक्स्ट न्यूज़ है एक स्पोर्ट एकेडमी राजगीर में सेटअप किया जाएगा, और इसका इनाग्रेशन किया जाएगा 29 अगस्त को। इसके बाद जो काठमांडू है वो 8th एडिशन ऑफ प्रेस्टिजियस साउथ एशियन ट्रैवल अवार्ड 2024 को कंडक्ट करेगा, और ये सितंबर 19, 2024 को कंडक्ट किया जाएगा। और इस इवेंट में डिफरेंट कंट्रीज शामिल होंगी, जैसे इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो इस वीडियो में से इतना ही। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।